हमें पता है कि जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम अगस्त में है, अगस्त 13 से 30 अगस्त तक है, और जो हमारा नोटिफिकेशन है वो अभी 9 जून को आ जाएगा। तो गाइस इस समय काफ़ी लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वो मॉक दे ही रहे होंगे, पर काफ़ी लोगों की जो मार्क्स है ना स्टक हो गए होंगे। एक एक पॉइंट आता है, उसके बाद आप तैयारी करिए, उसके बाद आपके मार्क्स स्टक हो जाते हैं। और इसमें भी दो टाइप की कैटेगरी के लोग होंगे। इस एक के जो मार्क्स होंगे वो आपके 110 से 120 के बीच में हो जाएंगे, और एक जो कैटेगरी होगी उनके 140 150 के अराउंड मार्क्स चल रहे होंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोनों के लिए ना हमें क्या ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपके जो मार्क्स हैं ना इम्प्रूवमेंट होने के, वो आराम से मार्क्स हो जाए इम्प्रूवमेंट। और आपने इस समय क्या होता है कि लास्ट का टाइम होता है, हर कोई सोचता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, 5 से 6 चीज़ें आपको ध्यान में दूंगा। तो कम से कम आप ये 2 ढाई महीने उस चीज़ को फॉलो कर लेना। मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गलती क्या नहीं करनी है। अगर आप गलती नहीं करोगे ना तो आप डाइवर्ट नहीं होगे और आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होगे, और जो आपकी पढ़ाई होगी ना वो सही डायरेक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके 110 से 120 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइस मैं आप ये कहूँगा कि आप ये ना आप अपने सिलेबस को, जो आपके 2-3 टॉपिक रहेंगे ना उसको कंप्लीट करो फटाफट, सिलेबस को ऑलमोस्ट अपना ख़त्म करो। और मॉक देने के लिए आप क्या करो, अभी डेली मॉक मत देना, आप ऑल्टरनेटिव डेज में मॉक दो। क्योंकि आपको जब तक मॉक दे रहे हो और मॉक के जो आपकी गलतियाँ आ रही है उसको आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपके पास अभी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है, बाद में अगर आप डेली मॉक दोगे, या अगर आपको लगता है कि आप डेली मॉक दे सकते हो और आपके पास टाइम बच रहा है काम करने के लिए, तो आप दे सकते हो। पर मैं ये कहूँगा कि आप अभी है ना एक दिन छोड़ के मॉक दो। मॉक देने के बाद आपको जो लग रही है दिक्कत, मान लो जैसे कि आपका मिसिंग नंबर हो गया, या कहते हैं कुछ भी आपका कोई भी टॉपिक हो गया आपका वीक चल रहा है, तो उस केस में आप क्या करो कि आप ना उसको इम्प्रूवमेंट करने पे अपनी जान लगा दो। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ना आपको पीवाईक्यू के थ्रू क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आपके पास जो पीवाईक्यू की बुक होगी उससे आप क्वेश्चन करो, क्योंकि आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करोगे तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, एग्ज़ाम के जो में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्योंकि हम अगर दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो हम क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक डोमेन होता है, अब उस डोमेन के बाहर जाओगे तो आपकी जो तैयारी है वो बाहर हो जाएगी। तो आपको ना पीवाईक्यू जो भी आपके पास बुक है या आपका कोई मटेरियल है वहीं से आप प्रैक्टिस करो। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो जिसके 140 से 150 के बीच में आ रहे हैं, उनके मार्क्स स्टक हो गए हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो मार्क्स है ना आपको डेली आपको मॉक देना है। क्योंकि आप डेली मॉक दोगे ना तभी आपके कहते हैं इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि आपके 150 का अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो 3 सेक्शन आपके रीजनिंग हो गए, जीएस हो गए, और सॉरी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, ये आपके स्ट्रॉन्ग होंगे टॉपिक, तभी आपके यहाँ तक मार्क्स आ रहे हैं। आपके जीएस में मार्क्स नहीं आ रहे तो आप डेली मार्क्स मॉक दो, कोशिश करो आप करते जो अभी। क्योंकि आपके जो मार्क्स है ना वो क्यों नहीं आ रहे, मतलब एक स्टक क्यों हो गए 150 के अराउंड, आपके गलते या तो 3 सेक्शन में वो सिली मिस्टेक हो गई, या आपकी जीएस अभी गलते हैं उस लेवल की नहीं होगी जिसमें आप अच्छा मार्क्स कर सकते हो। तो इसलिए आपके जो वो 3 सेक्शन में जो टॉपिक है इक्के दुक्के उस पर काम करो, उसको कोशिश करो कि आप ध्यान से मॉक को दो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो और थोड़ा सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, तो आपके मार्क्स आराम से बढ़ेंगे। और बात आती है जीएस में, अब आप कहते हैं अपने जीएस पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो क्योंकि आपके 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले उस 3 सेक्शनों को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप कहते हैं जीएस पे ज़्यादा फोकस करना। अब बात आती है जो प्रैक्टिस करनी है और मॉक देने कैसे। तो गाइस मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशली जो बिगनर है, आप जो भी अभी एसएससी के एग्ज़ाम हो चुके हैं जैसे टेक्स्ट बुक पे या कहते हैं और भी प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस जो कहते हैं एग्ज़ाम हो रखे हैं, या 2024 का जो सीजीएल सीएचएसएल हो रखा है, उसी जो एग्ज़ाम का जो पेपर है ना उसी को मतलब मॉक की फॉर्म में लो। क्योंकि गाइस अगर आपने लाइव मॉक दिया या कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक दिया, उनका थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा होता है या थोड़ा एक लेवल अप होता है। अगर आपके मार्क्स पहले से कम आ रहे हैं और आपने उनके मॉक दे दिए तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आप तैयारी भी कर नहीं कर पाओगे। इस समय आपको कहते हैं कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मार्क्स नहीं रहे। क्योंकि आपको मेनली मार्क्स पे नहीं, आपको परसेंटाइल पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए आप कहते हैं अभी पीवाईक्यू पे ध्यान दो। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक देना है,
क्योंकि डेली मॉक दोगे तो टाइम नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो दो। मैं तो यही बोलूँगा कि अभी ना अपने आप को इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा लगाओ रेदर देन डेली मॉक देने के। मॉक भी बताऊँगा कि कैसे आपको गलते डेली मॉक देना है। अब बात आती है जो आपके 140 वाली कैटेगरी। अगर आपके 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप चलते हैं जो जीएस वाला सेक्शन, फिर उस पर समय देना। अगर नहीं है तो पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो फिर जीएस पे जाना। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि गाइस देखो, लोगों के ना दिमाग में मिथ रहता है कि ज़्यादा मॉक देंगे तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छा आएगा। देखो गाइस, देखो मॉक का पर्पस क्या होता है? मॉक का पर्पस होता है आपका कि मेरे को पता लगे कि मैं किस एरिया पे लैग खा रहा हूँ, किस एरिया पे दिक्कत है, मेरे को उसको पता करना है और मेरे को उस पर काम करना है। तो आप मॉक दे रहे हो, उससे पता करो, और जब तक उस पर काम नहीं करोगे, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे कितने मॉक दे लो। अगर मार्क्स बढ़ेंगे भी ना तो बहुत स्लोली बढ़ेगा, और इतना आपके पास अभी समय नहीं है। मोस्टली आपके चलते हैं ऑलमोस्ट 70 या 71 75 के अराउंड आपके पास डेज है, इससे ज़्यादा आपके पास समय है ही नहीं। तो इसलिए आपको इस समय आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर लास्ट के समय आप गलती करोगे, आपकी कितनी अच्छी भी तैयारी चल रही है, एक छोटी सी गलती की वजह से आप आउट हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमें एनालाइज प्रॉपर तरीके करने हैं, एनालाइज में भी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। हमें मान लो आपने हफ्ते में 4-5 मॉक दिए, उसमें चेक करो कि आपके किन टॉपिकों में बार बार गलती हो रही है। मान लो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके हर मॉक में गलती हो रही है या हर दूसरे तीसरे मॉक में गलती हो रही है, उसको पहले पकड़ो, उसको ढंग से कर दो, वो आपका टॉपिक क्लियर, उसके बाद आपकी गलती ना। ऐसे करो कि आपका दोबारा तो वो गलती ना हो। ऐसे अब हम बात करेंगे कि, और जो एक बात और, आपको ना अपनी जो क्वेश्चन की जो टाइमिंग होती है, अप्रोच होती है, वो टॉपर के टाइम से अपने आप को कंपैरिजन करो कि आपको देखना है कि मेरी जो टाइमिंग है या जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कितना समय लग रहा है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन गलत होगा तभी वो वीक टॉपिक। अगर आपका टॉपिक में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, या तो आपको उसको टॉपिक वीक है, या तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, या दूसरा आपकी अप्रोच सही, तो उसको भी इम्प्रूवमेंट करने पे अपना टाइम दो। एनालाइज करने पे आपको मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस देनी, अपनी परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए। परसेंटाइल वैसे 90 प्लस होती है, पर इस समय अगर आपकी 80-85 की अराउंड आपकी परसेंटाइल आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वहाँ पे लाई करते हो। बात आती है कि जो हमने मॉक दिया, अब मॉक में हमें देखो, हम कोई भी सिलेबस है, किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। तो अगर हमें 100% सिलेबस करना है, या हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100% करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, आप ना कॉपी नोटबुक बनाओ, या तो 4 नोटबुक बना लो, चारों के लिए अलग अलग, या आप ये कर सकते हो कि सब एक कॉपी में 4 आप सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई नया कंसेप्ट, नई फॉर्मूला, नया रूल, कुछ भी एनीथिंग आपको नई चीज़ मिले जो आपको लग रहा है कि आपको उन्हें पढ़ा नहीं है, या कोई नया वोकैब हो गया या रूल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है और मैंने कभी देख लिया, तो उसको नोट डाउन कर लो और टाइम टू टाइम उसको क्या करते हो, रिवाइज करते हो। इससे क्या रहेगा, आपकी जो सिलेबस है वो तो आपके कंट्रोल में है, और ये क्या होगा, कुछ चीज़ ऐसे तो जो हमने पढ़ी नहीं तो वो चीज़ आ जाती है, तो वो भी कर लोगे। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा कि आप ऑलमोस्ट 100% नहीं कह सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट 95 या 100 के अराउंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो सिलेबस में कवर नहीं कराई जा सकती या आउट ऑफ द बॉक्स होते, तो कुछ क्वेश्चन आपको वैसे भी नोट डाउन करने हैं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, मेरी जो तैयारी है ऑलमोस्ट अबाउट टू 100% है। अब बात आती है कि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है, गाइस मैं लिटरली कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ना अभी ध्यान देना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जब से कहते हैं सीजन मेंस का जब एग्ज़ाम आया ना मेंस का, तो उसमें जीएस की जब से हाइप हो गया, लोग क्या कर रहे हैं, जीएस पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। गाइस मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मेरे ऑफिस में भी मैंने काफ़ी लोगों से मिला है जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है। मैंने ये एक चीज़ नोट डाउन करी है, और इधर इवन कि मेरे साथ के कुछ लोगों भी जो अभी इस साल सिलेक्टेड हुए हैं, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब तक आपके 3 सब्जेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है ना, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको 3 सेक्शन परफेक्ट करना है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। आपका इसमें क्या है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होना चाहिए। आपके ये होना चाहिए कि अगर प्री में कम से कम 135 या 140 के अराउंड आपके मार्क्स इसमें आने चाहिए। जब तक आपके इसमें मार्क्स नहीं आ रहा है तो जीएस में इतनी इंपॉर्टेंस मत दो।
जीएस कितनी भी पढ़ लोगे, 10 घंटे पढ़ लो, 15% पढ़ लो, क्योंकि जो एसएससी की जीएस है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत रैंडमली पूछते हैं। आपने कितना ही पढ़ लिया, अगर नहीं आता तो आपको नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके 3 सब्जेक्ट अगर परफेक्ट होंगे ना, और अगर इन केस किसी सब्जेक्ट में आपका 19-20 हो भी गया, तो पेपर अगर टफ भी आ गया तो आपके इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि बिल्कुल ही आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, ये कह सकते हैं जहाँ 25 क्वेश्चन करते हो 22-23 करके आ जाओगे, वो क्या होगा, फिर आप उस कैटेगरी में भी अच्छे होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले 3 सेक्शन आपके परफेक्ट करो। फिर दूसरी बात, आप फिर जीएस पे टाइम दो। जीएस में मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी टाइम दें, जीएस पे टाइम दो, पर जीएस पे 1.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम मत दो। पहले अपने ये 3 जो सेक्शन है इसको पूरा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करो। जब आपके इधर लग रहा है कि 135 या 140 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जीएस को ज़्यादा टाइम दो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप इतना नहीं है। अब जो इम्प्रूवमेंट है आपकी जीएस होगी, क्योंकि अब जीएस आपके 50 मार्क्स है। आप अगर मान लीजिए 10-15 नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे 140 आ रहे हैं, 150 प्लस आ रहे हैं, वहाँ पे आप जीएस ढंग से करोगे तो वहाँ पे अपने 10-15 नंबर और बढ़ेंगे, तो अपने 160-170 के अराउंड मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से करोगे तो आपका जो मेन सेक्शन है वो भी स्ट्रांग होगा। और जीएस आजकल रैंडमली पूछ लिए, तो इस पे ज़्यादा टाइम मत दो। उसको जितना जो भी सब्जेक्ट है उसको उसकी इतनी इम्पोर्टेंस दो, ज़्यादा उसको चढ़ाओ मत सर पर। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि आपके इतने कोई मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में अगर आपके मार्क्स स्टक हो रखे हैं या आप डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट के समय क्या होता है, लोग ये सोचते हैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जो कर रहे हो आप बढ़िया कर रहे हो, उसी तरीके फॉलो करते रहो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस समय ना आपको कैसे फॉलो करना है। आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि गाइस कोई भी चीज़ है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस है उस प्रोसेस से होके जाओगे तो वो चीज़ होनी ही होनी है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, जैसे मैंने बताया कि जो आपके 110 की कैटेगरी है, 150 मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप करोगे आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो। पर अगर इस समय अगर भटक जाओगे, इधर उधर हो जाओगे, फिर जो आपके मार्क्स बढ़ने होंगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस यहीं तक था, और होप करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिली होगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।